दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह राज्य का नीति निरसक तत्व है, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है और संक्षेप में इसे डीपीएसपी कहते हैं। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं के बीच ये सवाल पैदा हुआ कि जनता को आखिर में हम लोग कौन सा अधिकार दे सकते हैं और कौन सा नहीं। तो उस समय जो देश की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के मुताबिक तय हुआ कि कुछ बुनियादी अधिकार अभी देश की जनता को दिया जा सकता है और शेष जो कुछ अधिकार हैं उसे जो है बाद में देश जो है आम जनता को सौंपा जाएगा जब देश की परिस्थिति सुधर जाएगी। तो इसी के फैसले के आधार पर मौलिक अधिकार के रूप में उस समय 7 मौलिक अधिकार आम जनता को दिया गया था, जो कि बाद में घट करके 6 रह गया। और जिन अधिकारों को तुरंत नहीं सौंपा गया उसको राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में रखा गया है। अब है कि यह जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह जो है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि स्रोत किस देश का संविधान है, तो आयरलैंड का। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और इसका उद्देश्य क्या है और इसका स्वरूप क्या है, तो सकारात्मक है। चूँकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य को कुछ काम करने से रोका गया था, यह हम लोग देख चुके हैं। और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को कुछ जिम्मेवारी सौंपा गया है कि आपको ये काम करना है ताकि जनता का भला हो सके। तो इसलिए इसका स्वरूप जो है, नेचर जो है वह सकारात्मक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो है सो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में किन किन प्रावधानों का चर्चा है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य का परिभाषा दिया गया है और राज्य का परिभाषा यहाँ पर वही रखा गया है जो कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत रखा गया था। तो याद रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य का वही मतलब है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य का मतलब होता है। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व है वह कैसे लागू होगा। तो इसमें 3 बातों का चर्चा है। सबसे पहली बात है कि भाई यह न्याययुग नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। मतलब क्या कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किसी प्रावधान को लागू नहीं करती है तो कोर्ट, न्यायालय सरकार को उसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। दूसरा है कि न्याययुग नहीं होने के बावजूद भी जो डीपीएसपी है वह शासन में बुनियादी महत्व रखेगा और राज्य की तरफ से जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो उसमें इन बातों को स्थान जरूर दिया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये राज्य का जिम्मा होगा, जिम्मेवारी होगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 38 आता है। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि राज्य जो है पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसको 3 काम करना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना होगा। और फिर 38 में दूसरा पार्ट जोड़ा गया। यह मूल संविधान में नहीं था, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि भाई आय की असमानता कम करने का प्रयास राज्य की ओर से होगा। मतलब क्या कि अमीरी और गरीबी के बीच दूरी ज़्यादा नहीं हो, इसका प्रयास राज्य की तरफ से होगा। और आदमी आदमी के बीच भी नहीं होना चाहिए जैसो असमानता, क्षेत्र क्षेत्र के बीच भी नहीं होना चाहिए और विभिन्न व्यवसायों के बीच भी जो है सो अमीरी और गरीबी का ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 39 कहता है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए जीवन जीने का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, राज्य को ये व्यवस्था करना होगा। फिर कहता है बी में कि भौतिक संसाधन का मालिकाना हक अधिक से अधिक लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए। फिर इसमें सी कहता है जो आर्थिक संसाधन है वह उसका अहितकारी संकेंद्रण ना हो, मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अधिक से अधिक धन दौलत जमा ना हो, ये राज्य को देखना होगा। फिर डी में कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन हो, चाहे वह मन जाए सो महिला हो या पुरुष मजदूर हो, तो महिला और पुरुष दोनों के लिए एक समान वेतनमान होगा। फिर ये कहता है कि महिला और पुरुष जो भी मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, प्लस जो है जो बालक हैं उन जो है उसके भी जो है सो सुकुमार अवस्था का देखभाल
करना होगा, कहीं उस बच्चे का गलत जो है सो कामों में दुरुपयोग ना हो जाए, इन बातों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद कहता है एफ में कि बालक का उचित विकास हो, इसका भी राज्य को ध्यान में रखना होगा। तो ये जो एफ है यह मूल संविधान में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए 48 और 39 दोनों आर्थिक मुद्दे से संबंधित है, इसलिए 38 और 39 को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। फिर अनुच्छेद 39 एक आता है, जहाँ किसी अनुच्छेद के साथ ए भी लगा, देखिए समझ जाइए कि यह मूल संविधान में नहीं था, यह बाद में किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 39 ए जो है कहता है कि भाई सबों को एक समान ढंग से न्याय मिलना चाहिए और जो लोग गरीब हैं उन्हें फ्री में जो है कानूनी सहायता मिले, इस ऐसी व्यवस्था राज्य को करना होगा। तो यह भी देखिए आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो और फिर कहता है कि भाई गरीबों का विकास कैसे होगा, गांव का विकास कैसे होगा। तो अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत को स्थापित करना होगा राज्यों को। तो हम लोग जानते हैं कि 73 में संविधान संशोधन ग्राम पंचायत को संविधान का संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 41 कहता है कि जब जो है सो राज्य जो है क्या करना चाहिए राज्य को, तो अपने नागरिकों को अपनी क्षमता के मुताबिक, देश की परिस्थिति के मुताबिक काम और शिक्षा पाने का अधिकार देना चाहिए। प्लस जो लोग असहाय हैं, चाहे बेकारी के चलते, बुढ़ापे के चलते, बीमारी के चलते या जो है सो निःशक्तता के चलते या अन्य किसी कारणवश, उसे सरकारी सहायता देना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, आपको वृद्धा पेंशन। तो ये सब जो है आपको अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य को करना चाहिए। 42 कहता है अनुच्छेद कि अगर जिसको आप काम दे देते हैं तो उसे जो है उसके साथ आपको न्याय करना होगा। ऐसा नहीं कि 8 घंटा के बजाय आप उससे 12 या 14 घंटे का काम ले रहे हैं। और दूसरा जो है काम करने का आपको ऐसा माहौल जो है सो बनाना होगा जहां पर एक इंसान के रूप में लोग काम कर सकता है। और इसी में कहता है कि मैटरनिटी सहायता की बात, कि जो महिला माँ बनने वाली होती है उसे आर्थिक सहयोग भी राज्य को करना चाहिए। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 कहता है कि भाई जिस मजदूर को आप काम दे देते हैं तो उसको मजदूरी इतना मिलना चाहिए कि वो अपनी जैसो वो खुद के लिए जिंदा रहने के लिए जो है सो मिनिमम ज़रूरत को पूरा कर सके, मतलब निर्वाह मजदूरी उसे मिल सके। और साथ में कहता है कि भाई गांव में कुटीर उद्योग का विकास भी राज्य को करना चाहिए। अब है कि जो है जब मजदूरी मिल जाएगा, उद्योग का विकास होगा, तो 43 एक आता है कि जब उद्योग खुलता है तो उसमें मजदूरों को भी उसके प्रबंधन में, मैनेजमेंट में भागीदारी लेने का मौका देना चाहिए। और यह उद्योगों में प्रबंधन की जो का मामला है यह मूल संविधान में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 43 बी कहता है स्वैच्छिक संगठन मतलब एनजीओ प्लस सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने का राज्य कोशिश करेगी। और यह भी मूल संविधान में नहीं था, यह 57वां जो संविधान संशोधन वर्ष 2011 में हुआ है उसके अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है। 44 कहता अनुच्छेद कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। 44 मतलब क्या कि सबों के लिए बराबर सिविल कोड होना चाहिए। और यह काफ़ी चर्चित अनुच्छेद है, इसे हम लोगों को याद रखना चाहिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में आसानी से पूछ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 45 आता है, तो ये 86वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2002 में हुआ उसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में जो पहले का विषय वस्तु था कि 14 साल तक के बच्चे को राज्य अनिवार्य रूप से फ्री में प्राथमिक शिक्षा देगी, उसे हटा दिया गया और अब लाया गया है कि जो है आपको 6 वर्ष तक के बच्चों का उचित देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगी। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा हुआ है। अनुच्छेद 46 कहता है कि SC, ST और OBC जो तबका है
उसके जो है सो शिक्षा और आर्थिक विकास का प्रयास राज्य की तरफ से होगा और उसके साथ सामाजिक अन्याय न हो और उसके शोषण से रक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ये आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर मतलब संतुलित भोजन प्लस जीवन स्तर प्लस लोक स्वास्थ्य पब्लिक का हेल्थ बेहतर हो सके, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। इसी का दूसरा पार्ट कहता है कि मादक पेय पदार्थ जो है मतलब क्या कि शराब हो गया, भांग हो गया, गांजा हो गया, हीरोइन हो गया, तो ऐसा जो भी जो है मादक पेय पदार्थ है मतलब नशा से संबंधित चीज़ें हैं उस पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। तो आर्टिकल 47 ये कहता है और इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि बिहार में शराबबंदी पर रोक लगा। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बिहार में शराबबंदी पर रोक है। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन जो है उसको आधुनिक रूप देने का राज्य प्रयास करेगी और इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है कि गाय प्लस बछड़ा प्लस अन्य जो दुधारू पशु है उसकी हत्या पर राज्य की तरफ से रोक लगाया जाएगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में गौवध पर रोक लगा है या इसी अनुच्छेद 48 को लागू करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद हम लोग 48A में देखते क्या है, तो 48A हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया है। यह कहता है कि पर्यावरण प्लस वन प्लस वन्य जीवों का रक्षा संरक्षण करेगा कौन? राज्य करेगा। तो पर्यावरण प्लस जंगल प्लस जंगली जीवों की रक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य को करना है। उसके बाद अनुच्छेद 49 आता है, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है या स्थान है या अन्य जो धरोहर हैं उसका भी रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। तो उसके बाद जो है अनुच्छेद 50 कहता है, यह कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किंजैसो करने का प्रयास राज्य करेगी, 50-50 कर देगी। चलो कार्यपालिका एक तरफ न्यायपालिका दूसरी तरफ। उसके बाद आता है अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व समाप्त होता है। अगर कुल मिलाकर के शॉर्ट में देखें तो अब तक जो नीति निर्देशक तत्व में संशोधन हुआ है वह 4 बार हुआ है। पहला जो हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसके अंतर्गत संविधान में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद F जोड़ा गया, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। फिर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ इसके अंतर्गत जो है आपको 1978 में क्या किया गया? 1978 में किया गया कि जो है अनुच्छेद 38 जो था उसका दूसरा पार्ट संविधान में जोड़ा गया। फिर 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 का विषय वस्तु ही बदल दिया गया, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। और लास्ट और अंतिम बार जो संविधान संशोधन हुआ है DPSP में हुआ है 57वां संविधान संशोधन आपको वर्ष 2011 में, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 43B संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्व में 4 बार अब तक संविधान संशोधन हो चुका है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था वो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट भी याद रखना होगा, हो सकता है पूछ ले। नीति निर्देशक तत्व के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कहा था कि यह हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषता यह किसने कहा था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और उसी तरह से एक ग्रेनविल ऑस्टिन नामक विद्वान है, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो अगर क्वेश्चन ये देगा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा, तो जो है आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम अपनी बात अब यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे
नीति निरंकुश तत्व और मौलिक अधिकार के बीच क्या अंतर है। तो आप लोग इस आज के क्लास को ठीक से देख लें। अपनी बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।